Any idea? Well, I will let you know. Why you see, when you see a baby of any baby, you are happy for the reason because you are looking at the future, and the future is always very, very bright, and it is very promising. That's why you like a baby. You don't like an old man like me. You will like to see a baby. So today I'm going to see that my topic is little. So I like all of you, young persons, because you are all future, and the future is always bright, promising, and I love you. I'm going to talk today in Hindi and English mix, so that I think whether I will be able to penetrate further in your mind. Today's topic is quality of your bone at your age will govern your bone and joint health later in the life. This is my topic today. What is your bone and joints today? They will carry on with you. आपके ओल्ड एज तक आपका साथ देंगे. अगर आपकी बोन आज स्ट्रांग है तो ओल्ड एज में भी आप स्ट्रांग रहेंगे. अगर आज वीक है तो ओल्ड एज में भी वीक रहेगी. ये नहीं है कि आप 50 साल की उम्र पर जागे, 40 साल की उम्र पर जागे कि जब गोडे गुडे दर्द करें और हड्डियां दर्द करें फिर सोचें कि ओहो मैं तो अब 30 साल जितना यंग होना चाहता हूं, तो नहीं हो पाओगे. ठीक, तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक चुना है. और ये मेरे को क्यों इसमें इंटरेस्ट आया इस टॉपिक में, और वो भी आप लोगों से बात करने के लिए क्यों मुझे ये टॉपिक चुना, क्योंकि मैं पिछले 10-15 साल से देख रहा हूँ कि मेरे पास कई लोग जो कि 30 इयर्स की एज के आसपास हैं, वो वीक बोन्स के साथ आ रहे हैं, जो कि पहले कभी नहीं देखते थे. मतलब पहले का मतलब आज से 25-30 साल पहले. अब हम देख रहे हैं. इसने मुझे थोड़ा सा वो किया, डिस्टर्ब किया कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो हमने इस पर देखना शुरू किया और हमने ये देखा कि ये बोन्स वीक हो रही हैं. अब हमें कैसे पता लगा कि ये बोन वीक हो रही है, हमें कैसे पता लगा कि इनकी क्वालिटी पुअर है. एक टेस्ट होता है, उसको डेक्सा स्कैन कहते हैं. ये एक्सरे से होता है. इस एक्सरे से मतलब बॉडी के ऊपर एक्सपोज करते हैं किसी बोन के ऊपर, तो एक कंप्यूटर कैलकुलेट करता है कि इसमें कितनी मतलब कैल्शियम है, कितनी इसमें स्ट्रेंथ है. वो कैलकुलेट करके हमको 1 घंटे में बता देता है कि इसकी आपकी बोन की स्ट्रेंथ और हेल्थ ये है. और इसकी यूनिट होती है 1 इज द नॉर्मल यूनिट. और ये 2 तरह की बोन्स, वीक बोन्स होती हैं. एक को कहते हैं ऑस्टियोपीनिया और एक को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस. ऑस्टियोपीनिया का मतलब होता है कि कम वीक है. ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है कि ज्यादा वीक है. ऑस्टियोपीनिया तब कहते हैं जब ये एक की जगह -1 से लेके -2.5 पे पहुंच जाती है. और ऑस्टियोपोरोसिस तब कहते हैं जब ये -2.5 से -4 तक पहुंच जाती है. और यही एक बहुत मतलब ये इस टेस्ट में कोई फैलेसी नहीं है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट पिक्चर देता है. तो ये जो ऑस्टियोपोरोसिस होती है, इसका हम आपको एक पिक्चर दिखाएंगे. इंडिया में ये देखा गया है, अब डेटा इकट्ठा हुआ है कि 70% लोग जो कि जिनकी की एज 70 के आसपास है, वो ऑस्टियोपोरोटिक हो गए हैं इस समय. आगे का पता नहीं. और ये एक तरह से एपिडेमिक बन रहा है. बोन वीक होने का ये एक एपिडेमिक बन रहा है. ऑस्टियोपोरोसिस एक एपिडेमिक बन रहा है, जिसको सबसे खराब चीज ये है कि इसको हम तब रियलाइज करते हैं जब ये रिवर्स नहीं हो सकता. तो अभी से हम अगर आपको सेंसिटाइज कर दें, शायद आप लोग अपने को बुढ़ा नहीं होने देंगे. जहां तक बुढ़े का मतलब ये है कि बोन को बुढ़ा नहीं होने देंगे. तो ये चीज जो है, बोन जो बनती है, और हम लोगों के पास अब नॉलेज है, पहले ये नॉलेज नहीं थी. अब 25
साल से 30 साल से ये नॉलेज आ गई है कि हम अपनी बोन्स को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। पहले इसका सिर्फ एक परसेप्शन था कि बोन हेल्दी रखो, ये खा लो, वो पी लो, ये कर लो, लेकिन अब इसका एक डेफिनेट पैटर्न डेवलप हो गया है जिसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है इस हमारी बोन्स में, हमारी बोन्स जो है 20 साल तक ग्रो करती हैं और 30 साल तक हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और फिर 35 से लेके और 45 तक ये जो है ना तो ग्रो कर, ना तो ये वीक होती है, ना ये स्ट्रांग होती है, मतलब एक प्लेटू पहुंच जाता है। प्लेटू मतलब ना ये वीक होंगी ना ये स्ट्रांग होंगी। स्ट्रांग करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर 30 साल तक तो बड़ी आसानी से ये बोन जो है वो हेल्दी हो सकते हैं। और 70 और एज का क्या अफेक्ट होता है बोन के ऊपर? एज का अफेक्ट ये होता है कि 70 साल पे जब हम पहुंच जाते हैं तो चाहे कुछ भी कर ले, बोन ने एज होना ही होना है। मेल की 30% बोन इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ एज, जिसको आप रोक नहीं सकते, और फीमेल की अप टू 40% इज लॉस्ट। तो अगर हम आपको एक कैलकुलेट करें, अगर आपकी बोन अप टू द एज ऑफ 30 इयर्स 100% है, तो बाय द एज ऑफ 70 a male will be something like 70 or 80% जो हेल्दी है, क्योंकि 30% तो लूज होना ही होना है। और एक फीमेल जो है वो मतलब जाके टिकेगी बिटवीन 50 to 60 भी 60% उसकी बोन स्ट्रेंथ रहेगी एट द एज इन ए फीमेल अप टू द एज ऑफ 70। मतलब ये एजिंग है, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये एजिंग ह्यूमन बीइंग में भी होती है, ये एजिंग एनिमल्स में भी होती है। आपने देखा होगा कि जो यंग एनिमल्स होते हैं दे आर वेरी फास्ट, उनके जॉइंट्स काफी एक्टिव होते हैं, दे कैन रन। और जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है, उनकी बोन्स वीक होती जाती हैं, जॉइंट्स वीक होता जाता है, दे बिकम स्लो इन वॉकिंग। ये समय है, अभी आप बन सकते हैं। हम आपको एक फोटो दिखाते हैं कि कैसे दिखते हैं जिनकी बोन्स वीक होती हैं। जो 70 साल, 60, 65, 70 साल तक। मेरा ख्याल है कि ये दिख जाएगी आपको। मैं थोड़ा दूर से दिखाता हूँ, दिख रही है सबको? ये एक पिक्चर है जिसको ऑस्टियोपोरोटिक पिक्चर कहते हैं, मतलब झुक गया। और अगर आप ऐसी स्टेज पे जाना चाहते हैं तो ये आपकी चॉइस है। और मेरी एज 78 प्लस है। मैं आपको अपना दिखा देता हूँ कि व्हाट आई लुक लाइक टुडे। साइड से देख लीजिए, मैं बहुत पीछे जा रहा हूँ। नॉट लाइक दैट। इफ यू वांट टू बी लाइक दैट, if you want to be like me at 78 plus, it is your choice. Now, हम आपको हेल्प करेंगे to make your decision. Any questions till this time? No questions. Okay. इसके पहले कि हम बोन की हेल्थ के बारे में सोचें कि कैसे हमने बोन को स्ट्रांग करना है, कैसे बोन को हेल्दी रखना है, हमें कुछ बेसिक फैक्ट्स बोन के बारे में जानना जरूरी है। हमारी बॉडी में आपको पता ही होगा कि 206 करीब बोन होती है और हर बोन की हेल्थ वही रहती है। कोई ये नहीं है कि आपके सिर की बोन की हेल्थ अलग होगी और टांग की बोन की हेल्थ अलग होगी, थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, पर ये रहेगी वैसी। सारी बोन एक जैसी होती है, मतलब एज के साथ। ये नहीं है कि आपकी बाजू ज्यादा स्ट्रांग रह गई और टांगे की बोन ज्यादा कमजोर हो गई, ऐसा कभी नहीं होता। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि हमारे बॉडी में कितने किलो बोन्स हैं। बड़े मरीज आते हैं, कैसा हमारी बोन बहुत हैवी है, आप तो ऐसे ही कहते हैं कि ये बोन हमारी वीक हो गई है। बोन
कि हैवी और ये इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। हमारी बॉडी में 10 से 11 किलो के करीब बोन होती है। अगर हम करीब 70 केजी के हैं तो हमारी बोन की वेट अगर देखी पता करी जाए तो वो 10 से 11 किलो होगी। अब इस बोन के फंक्शंस क्या हैं? एनी आइडिया? वेरी इंटरेस्टिंग इज दिस बोन फंक्शंस। बोन के फंक्शंस बड़े इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले यहाँ पे मैं 6-7 देख रहा हूँ, डिफरेंट चेहरे देख रहा हूँ, डिफरेंट शेप और साइजेस देख रहा हूँ। तो पहला फंक्शन बोन का है टू गिव यू शेप। नाटे हैं तो आप हैं, लंबे हैं तो आप हैं, तो ये एक शेप देती है बोन। दूसरा काम बोन का है सपोर्ट देना। आप यूं भी बैठ सकते हैं, आप पकड़ के भी बैठ सकते, सीधे भी बैठ सकते हैं। दिस इज ऑल ऑन द सपोर्ट ऑफ योर बोन्स। तीसरा फंक्शन मोबिलिटी। अगर आपके बोन्स हेल्दी हैं, जॉइंट हेल्दी होंगे तो आपकी मोबिलिटी अच्छी रहेगी। आप इवन एट द एज में, ओल्ड एज में भी तेज चलेंगे, नहीं तो बहुत धीरे चलेंगे। आपसे जैसे कभी कभी मैं देखता हूँ बच्चे कहते हैं कि जल्दी चलो पापा, आप धीरे हो गए हो। तो ये जो मोबिलिटी है ये बोन और जॉइंट्स पे डिपेंडेंट है। अब आप सोचिए कि आप 70 साल पे जब पहुंचेंगे तो आप मोबाइल रहना चाहेंगे कि आप लंगड़ा के चलना चाहेंगे कि आप धीरे चलना चाहेंगे, ये तो आपके ऊपर है। ये भी एक फंक्शन है बोन का। एक और फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स। आपका ब्रेन, आपका स्कल प्रोटेक्ट करता है, आपका हार्ट और लंग, चेस्ट प्रोटेक्ट करता है, आपका ये जितने और वाइटल ऑर्गन्स पेट के हैं वो भी जो है बैक सपोर्ट करती है उसको। तो ये वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। ये बोन जो है प्रोटेक्शन के लिए बनी है। मिलियंस ऑफ ईयर से ये स्ट्रक्चर हमारा बना है और इसके ये फंक्शन है। और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन बोन का है कैल्शियम को स्टोर करना। अर्थ पर सिलिका के बाद कैल्शियम एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत मात्रा में पाया जाता है। और ये एलिमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 99% जो हमारे बॉडी का कैल्शियम है, जो करीब 1 किलो होता है, हमारी 11 किलो बोन में करीब 1 किलो कैल्शियम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो मैं बताता हूँ किस तरह से इंपॉर्टेंट है। ये कैल्शियम जो है ब्लड क्लॉटिंग में यूज होता है। जैसे आपकी उंगली कटती है, कोई भी चीज कटती है, ब्लीडिंग थोड़ी देर होती है, 2 मिनट 3 मिनट, फिर उसके बाद वो अपने आप बंद हो जाती है। या तो आप दबा के बंद कर लेते हैं या उसको जो है वो अपने आप बंद हो जाती है। इसको क्लॉटिंग कहते हैं। ये क्लॉटिंग कैल्शियम पर डिपेंडेंट है। मेजर मतलब बहुत सारे फैक्टर होते हैं पर मेजर जो है वो कैल्शियम है। तो ये बहुत, अगर हमारे ये क्लॉटिंग का फिनोमेनन, अगर कैल्शियम डिस्टर्ब हो जाए, कैल्शियम नहीं होता तो हमारी क्लॉटिंग नहीं होती, पता नहीं क्या होता कि कितना ब्लीड कर जाते हैं हम लोग एक इंजरी पे। दूसरा फंक्शन है मसल कॉन्ट्रैक्शन। हमारी जो मसल ये मूवमेंट है, कॉन्ट्रैक्शन है, स्ट्रेंथ है, इसमें कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। हार्ट का पंप है, ये भी कैल्शियम की वजह से कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर कैल्शियम डिस्टर्ब हो जाए तो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन वीक हो जाता है। सो मसल कॉन्ट्रैक्शन, कहीं पर भी मसल है उसमें कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। और तीसरा, कैल्शियम बहुत जरूरी है आपकी इंटेलिजेंस के लिए। अगर आपका मतलब कैल्शियम डिस्टर्ब हो जाए तो इंटेलिजेंस में भी ये अफेक्ट करता है। तो इस कैल्शियम को आप बहुत मतलब इसका बहुत ध्यान रखिए सारी जिंदगी कैल्शियम का। और कैल्शियम एक बहुत ज्यादा अवेलेबल मतलब ये एलिमेंट है हमारी जमीन पर। आपको सिर्फ इसको यूज करना आना चाहिए। बोन की हेल्थ मेंटेन करने के लिए हमें उसका स्ट्रक्चर जानना भी बहुत जरूरी है, तभी तो हम उसको हेल्दी कर पाएंगे।
आपने घर बनते हुए देखा होगा, पिलर होता है। पिलर कैसे बनता है? पिलर कैसे बनता है? अगर आपने देखा हो किसी घर का पिलर बनते हुए, तो उसमें एक आयरन बार्स का ढांचा होता है, उसको खड़ा किया जाता है। फिर उसमें कंक्रीट भरा जाता है, क्रेन से कंक्रीट भरा जाता है, सीमेंट कंक्रीट। उसको सेट होने दिया जाता है। वो सीमेंट में कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो उसको सेट करते हैं, तब वो पिलर बनता है जिसपे कि पूरा घर खड़ा होता है। इसी तरह बोन भी हमारे पिलर्स है। अब इसमें वहां पर मकान के पिलर में तो लोहे का जंगाल बना था, सरिये का, बार्च का। इसमें प्रोटीन जो है वो जाल बनाती है। वो मतलब हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं पिलर का। उसमें जो वो होता है, जाल होता है जिसमें कि कंक्रीट भरा जाता है, वो जाल बॉडी प्रोटीन का बनाती है। वो प्रोटीन का जाल होता है, उसके ऊपर ये मोर्टर, जो हमने कहा था कि भाई मोर्टार जो होता है सीमेंट का, उस पे कैल्शियम फॉस्फेट, जो कैल्शियम जो है, कैल्शियम फॉस्फेट और भी सारे जिंक, बोरान और भी कई मिनरल सब मिल करके उस पे जमा होते हैं क्रिस्टल फॉर्म में। ये मतलब एक तरह का वो हो गया, जैसे कि पिलर बनाते हुए आपका मसाला डाला जाता है पिलर के अंदर, तो बोन के ऊपर ये कैल्शियम के क्रिस्टल, मतलब एक तरह से सीमेंट का मोर्टार होता है। इसको क्योर क्या चीज करती है, जमाती क्या है? वो है विटामिन डी। विटामिन डी अगर ना हो तो बोन में कैल्शियम फॉस्फेट जमा ही नहीं होगा। होगा तो बहुत थोड़ा होगा, अगर हुआ भी है तो निकल जाएगा अगर आपका विटामिन डी कम है। तो विटामिन डी एक तरह से क्योरिंग भी है और मेंटेन करने के लिए भी है। तो उसके बाद हमारा ह्यूमन पिलर कब बनना शुरू होता है? जब पेट में बच्चा होता है, 3 महीने से ये पिलर बनना शुरू हो जाता है, प्रोटीन कैल्शियम का। और ये 20 साल तक ग्रो करता रहता है। तभी आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा 20 साल तक एक एडल्ट, मतलब 6 फुट का बन जाता है। ये जो है ये ग्रोथ, बोन ग्रोथ में बनता है, और ये 3 महीने से शुरू होता है और ये तब तक चलता है। और अगर हम इस बोन को हम उस 3 महीने से नहीं स्ट्रेंथन होने देंगे तो फिर मुश्किल होगा। चलिए, अभी भी नेचर ने बहुत टाइम दिया है। नेचर ने 30 साल तक की एज तक स्ट्रेंथन होने का चांस दिया हुआ है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, 30 साल, इस फिगर को याद रखिएगा। अगर आपको बोन स्ट्रेंथन करनी है तो आपको 3 चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक चीज पिलर में मैं बताना भूल गया कि पिलर में जो कंक्रीट डाला जाता है उसको एक क्रेन लेके जाती है और वो ऊपर से डालती है। बोन में जो कैल्शियम है डिपॉजिट होता है, वो ब्लड के थ्रू होता है। ब्लड पंप होता है तो वो कैल्शियम के मिनरल्स लेके जाता है ब्लड, और वहां पे धीरे धीरे डिपॉजिट करता है। पिलर में क्या होता है कि वो एक पूरा एकदम कंक्रीट डाल देते हैं। यहाँ पर तो मैंने बताया ना कि 3 मंथ्स इंट्रायूट्राइन एज से ये शुरू होता है और 20 साल तक ये कंक्रीट डिपॉजिट होता रहता है। और इसको डिपॉजिट करने वाला हमारा ब्लड है। और ब्लड कैसे पहुंचता है वहां पे? मसल कॉन्ट्रैक्शन से। और मसल कॉन्ट्रैक्शन कब स्ट्रांग होती है? जब आप एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप बैठे रहेंगे तो वो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि अगर किसी भी चीज से, किसी भी बीमारी से एक आदमी 1 साल लेट जाए तो उसकी नॉर्मल बोन ऑस्टियोपेनिक हो जाएगी, क्योंकि वो वहां पे उतना मतलब कैल्शियम क्रिस्टल जा ही नहीं पा रहे जितने की जाने चाहिए। बोन को ये मत सोचिए कि जो बोन आज बन गई वो ही है और वो फिर बदलती नहीं है। बोन एक डायनामिक स्ट्रक्चर है जो कि डेली बनता है, रिप्लेस होता है, फिर बनता है, फिर रिप्लेस होता है, ताकि वो हेल्दी बोन रहे।
अगर एक ही मतलब एक ही बार में नेचर बना देती बोन को, तो ना तो उसकी रिपेयर हो सकती थी, ना ही उसकी हेल्थ बन सकती थी। अब ये फ्रैक्चर होता है तो जुड़ता है। क्यों जुड़ता है? क्योंकि बोन एक डायनामिक स्ट्रक्चर है, वहां पर ब्लड जाता है, वो बन रहा है, डेड बोन या वीक बोन रिमूव हो रही है, नई बोन आ रही है डेली, तो फ्रैक्चर तभी जुड़ जाता है। वरना तो अगर ये फिनोमेनन ना होता तो बड़ी सिंपल लैंग्वेज में कह रहे हैं कि जो एक बार फ्रैक्चर हो जाता है वो हो जाता है, वो रिपेयर तो होता ही नहीं। रिपेयर का मतलब ये है कि देयर इज डायनामिसिटी इन द बोन। तो हमें 3 चीजें चाहिए बोन की हेल्थ के लिए। सबसे पहला प्रोटीन। मैंने पिछले लेक्चर में भी, आप लोग तो नहीं थे पर मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि कितनी प्रोटीन चाहिए। एक मतलब एवरेज मेल को 60 ग्राम डेली चाहिए, एक एवरेज फंक्शनिंग फीमेल को 50 ग्राम चाहिए, ग्रोइंग एज में और भी ज्यादा चाहिए, डिपेंडिंग कि आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको 1 ग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से प्रोटीन चाहिए। जो हम लोग नॉर्थ में खाना खाते हैं इसमें 25 ग्राम प्रोटीन मिलती है। चाहिए हमको 50 से 60 ग्राम मिनिमम। अगर आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको फिर 70 केजी के हैं तो 70 ग्राम चाहिए। तो ये प्रोटीन कहाँ से आएगी? इसकी 3 ग्रेड होती है, ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी। ग्रेड ए वो प्रोटीन्स है जिसका की बेस्ट प्रोटीन्स है, इजिली डाइजेस्टेबल है और 80% जो भी आप प्रोटीन लेते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाए, यूज हो जाए। और वो है मिल्क टॉप, सेकंड इज एग, थर्ड इज फिश। मैं फिश कभी भी रिकमेंड नहीं करता इंडिया में, क्योंकि वो सब किस पानी से आई हैं, उसमें कितना पेस्टिसाइड था, कितना उसमें केमिकल्स थे क्या। क्योंकि आजकल वो वाली नदी तो देखने को मिलती नहीं कि जिसमें आप पैसा डाल दें और नीचे आपको दिख जाए कि भाई वो नीचे रेत पे पैसा पड़ा हुआ है। अब तो आप एक बड़ा सा जो है पत्थर भी डाल दें तो वो 1 फुट के बाद नहीं दिखता, इतना पानी गंदा है हमारी रिवर्स का। तो उस रिवर की जो फिश है मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग खाएं। जो खाने वाले हैं, जो नहीं खाते ठीक है, जो खाते हैं उनको मैं कहूंगा कि वो ना खाएं। दूसरा है बी ग्रेड प्रोटीन। बी ग्रेड प्रोटीन वो होती है जिसकी की अवेलेबल प्रोटीन 60% एब्जॉर्ब होती है, 40% नहीं एब्जॉर्ब ड्यू टू द नेचर ऑफ द प्रोटीन। तीसरी है ग्रेड सी, वो है वेजिटेरियन प्रोटीन, जैसे दाल है, बहुत तरह की दाल है, किसी में कम प्रोटीन है, किसी में ज्यादा प्रोटीन है, ये एक सब्जेक्ट बाय इटसेल्फ है। पर ये मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है वो होती है राजमा है, रौंगी है, चने हैं, अरहर की दाल है, इसमें प्रोटीन, और सोयाबीन है, इसमें सबसे ज्यादा है, और मूंग की धुली दाल है, उसमें सबसे कम होती है, कम होती है, ये नहीं है कि नहीं होती। तो अब हम आपको बता दें कि किस फूड में कितनी प्रोटीन है ऑन एवरेज। अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो एक मैं आपको साइट बताता हूं, उसका नाम है न्यूट्रिशन आई एक्स। न्यूट्रिशन आई एक्स, उस साइट को खोल के आप किसी भी फूड का, इंडियन फूड का कंपोनेंट्स सब जान सकते हैं। समोसा खाना है तो उसमें कितनी फैट है, उसमें कितना आलू की कितनी कैलोरीज है, कितना क्या है, वो सब उस साइट पर दी हुई है। उसका नाम है न्यूट्रिशन आई एक्स। हमें भी जब कभी कोई डेटा इकट्ठा करना होता है, कि पता करना होता है कि किसमें कितनी क्या चीज है, तो हम उसमें से देख लें। तो दूध में कितनी प्रोटीन है? दूध में 1 लीटर दूध अगर आपको असली मिल जाए तो 30 ग्राम है, और बाकी आजकल तो भगवान मालिक है, 20 से और 30 ग्राम तक प्रोटीन हमारे दूध में होती है, जो हमें यहाँ मिल रहा है। किसी ने अपने घर में जानवर रखे हुए हैं तो वो 1 लीटर दूध में 30 ग्राम तो लेता ही लेता। तो अब वो सबके तो
किस्मत में है भी नहीं, रिसोर्सेज भी नहीं है, तो दूधिये से लेना पड़ता है या पैकेट लेने पड़ते हैं। और क्वेश्चन ये है कि अब इस कंट्री में रहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम दूध इसलिए नहीं पीते कि दूध तो आजकल सब मिलावट का है। तो मेरा तो एक ही उनको आंसर होता है, बड़ा सिंपल आंसर, कि आप लोगों को, जो लोग इस चीज में बिलीव करते हैं, उनको न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया का वीजा ले लेना चाहिए। वहीं पे दूध प्योर मिलता है, यहाँ तो वही लेना पड़ेगा जो सबसे बेस्ट है। आप लोग न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया का जो है वीजा ले लीजिए, वहां चले जाइए, प्योर दूध मिलेगा। वहीं रहिए। यहाँ पे हिंदुस्तान में आप क्यों रहते हैं? अगर हिंदुस्तान में आपने हेल्दी रहना तो यहाँ का जो बेस्ट मिल्क है वही लेना पड़ेगा। अब ये तो आप लोग खुद ही ढूंढ सकते हैं कि कौन सा दूध अच्छा है। हम तो ये बता सकते हैं कि पंजाब में अमूल है, वेरका है, बाकी अगर दूधिया है तो आप उससे क्वेश्चन करिए, निपटिए कि भाई वो आपको अच्छा दूध दे। तो हमारे दूध की प्रोटीन 20 से 25 ग्राम होती है। एक अंडे में 5 से 7 ग्राम प्रोटीन होती है। 100 ग्राम अगर आप चिकन लें तो उसमें 20 ग्राम प्रोटीन होती है। मीट लें तो उसमें 30 ग्राम होती है। ये याद रखिए कि ये जो मैं ग्राम बता रहा हूँ, मिल्क और एग और फिश में तो 80% एब्जॉर्ब होती है। मीट में ये मतलब 30 ग्राम का 60%, और दाल में 30 to 40% एब्जॉर्ब होती है। तो एक 100 ग्राम कुक्ड दाल में उनमें जो है वो होती है 6 से 7 ग्राम। अब उसका 1/3 आपको मिलता है। सो इसीलिए ये जो है वेजिटेरियन प्रोटीन इज सीक्रेट। मतलब ये हम उसको ये नहीं कह रहे कि भाई ये खराब है, मतलब इट्स ए टाइप ऑफ ए प्रोटीन। यू हैव टू हैव ए मिक्स ऑफ प्रोटीन, जिसमें दूध भी है, अंडा भी है, दाल भी है। अब बाकी तो आपके रिलीजन के हिसाब से कि आप क्या लेना चाहते हैं, क्या नहीं लेना चाहते। तो आपको ये 50 ग्राम और 60 ग्राम प्रोटीन या 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से अपना डेली कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आपने अपनी बोन्स का बेसिक जो जो वो जो है जाल है, जिसको हम कहते हैं कि जो उसका कोर है, उसको स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, तो आपको प्रोटीन तो इतनी लेनी चाहिए। फिर आता है सेकंड, कैल्शियम, जो कि उसमें मोटार, जिसको हमने कहा है कि ह्यूमन मोटार, दैट इज कैल्शियम क्रिस्टल, कैल्शियम फॉस्फेट है। हमें डेली कितना कैल्शियम चाहिए? ग्रोइंग एज में 1500 मिलीग्राम करीब करीब चाहिए। अब इसमें से 500 मिलीग्राम तो खाने से आ जाता है, 100 मिलीग्राम हमको और सोर्सेज से लेना पड़ता है। एडल्ट में 1000 चाहिए होता है मिलीग्राम डेली, और ओल्ड एज में फिर इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, वो फिर 1500 चाहिए होता है। हमारे सोर्सेज क्या है कैल्शियम के? एक मैं खाली ये बताऊंगा कि एक लीटर दूध में 900 से 1000 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। मतलब अगर कोई 1 लीटर दूध ले ले तो उसको 20 से 25 ग्राम की प्रोटीन मिल गई, कैल्शियम भी पूरा मिल गया। और पनीर में 100 ग्राम पनीर रोज कोई खाए तो उसमें 500 मिलीग्राम मिलता है। और चीज जो आता है अमूल चीज जैसी, वो अगर एक टिक्की खाए, सॉरी हमारा कुछ कंप्यूटर गड़बड़ कर गया, एक मिनट। हाँ, तो हमारा जो चीज है उसमें 50 ग्राम चीज में 250 मिलीग्राम करीब कैल्शियम होता है। एग्स में, एग्स दिखता तो है कि ये कैल्शियम का सोर्स है, बाहर से वो शेल दिखता है कैल्शियम का, पर वो तो कोई खाता नहीं। तो एग के अंदर तो 20 से 30 मिलीग्राम प्रोटीन कैल्शियम होता है। तीसरी चीज जो हमें चाहिए वो चाहिए एक्सरसाइज, विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी हमें कितना चाहिए? ग्रोइंग एज में हमें 2000 यूनिट्स चाहिए पर डे, और जब एक बार ग्रोथ पूरी हो जाए तो 800 से 1000 यूनिट तक चाहिए। और फिर ओल्ड एज में हमें फिर ज्यादा विटामिन डी चाहिए होता है, तब हमें 2000 यूनिट चाहिए। ये कहाँ से मिलता है?
आप लोगों को सबको पता होगा, या तो ये सूरज से मिलता है या मार्केट में मिलता है, और तो कोई फूड ऐसा है नहीं। क्योंकि दूध में होता है विटामिन डी काफी होता है, लेकिन हम क्योंकि दूध को बॉयल कर देते हैं तो काफी हद तक विटामिन डी नष्ट हो जाता है। तो इंडिया में अभी भी वो पास्चराइज्ड सेफ मिल्क का नहीं है सिस्टम, तो हमें बॉयल करना पड़ता है, तो विटामिन डी काफी नष्ट हो जाता है। तो हमारे पास सोर्स सिर्फ एक रह जाता है, सन, सूरज। सूरज में आप अगर एक्सपोज होंगे तो विटामिन डी बनेगा, अगर सूरज में नहीं एक्सपोज होंगे तो आपको विटामिन डी मार्केट से लेना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दो में से कौन सा विटामिन डी सबसे अच्छा है। सबसे बढ़िया विटामिन डी वो है जो आपकी बॉडी, सन जब आपकी स्किन पर पड़ती है, सन रेज, उसमें से जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं एक पर्टिकुलर, वो विटामिन डी आपके बॉडी में बनाती हैं। और वो मिलियंस ऑफ ईयर से ये फैक्ट्री लगी हुई है हमारी बॉडी में। जब से सन है, जब से ये ह्यूमन बीइंग है, ये फैक्ट्री चल रही है। तो ये सन ही हमारी बॉडी में सिंथेसाइज करता है, या फिर ये मिल्क से मिलता है, अनबॉइल्ड मिल्क से। तो कितनी देर सन में रहना चाहिए, अब ये क्वेश्चन उठता है। अगर क्लियर स्काई है तो 30% बॉडी एक्सपोज रहे, करीब पौना घंटा, आधा से पौना घंटा, 30%। अब व्हाट इज 30%? चेहरा 10% है, हमारी दोनों बाजुएं 10% है, हमारी एक एक टांग 10-10% है। तो आपने देखा होगा लोग बाहर कंट्रीज में लोग सन बेदिंग के लिए जाते हैं। व्हाट इज दैट? दे आर जनरेटिंग देयर विटामिन डी। दैट्स ए वेरी गुड हैबिट, सन बेदिंग। पर हिंदुस्तान में अगर आपको सन बेदिंग करनी है, अगर लुधियाना में सन बेदिंग करनी है तो छत पे रहना होगा। और क्या टाइम यहाँ पे लेटीट्यूड के हिसाब से बेस्ट अल्ट्रावायलेट रेज का है, तो वो 2 से 3, 2 बजे से, मतलब 1 बजे से 3 बजे तक, 1 से 3 के बीच में इतनी गर्मी होगी। ये ट्रॉपिकल कंट्री है, सिर्फ जाड़े में तो बैठ जाएंगे, बाकी वक्त तो नहीं बैठ सकते। और फिर अगर यहाँ पे जैसे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है हमारे लुधियाना में, तो यहाँ तो वैसे ही क्लियर सन कभी होता ही नहीं, क्लियर स्काई कभी होता ही नहीं। तो यहाँ पर सन से तो हमें विटामिन डी मिलना ही नहीं, बहुत कम मिलता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए हमें तो विटामिन डी जो है वो बाजार से ही लेना पड़ेगा। और हमारी रिक्वायरमेंट 2000 यूनिट्स पर डे की है, ऑन एवरेज पर डे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम महीने में एक मतलब कैप्सूल खा लेंगे 60,000 का, 2000 हो गया। मैं इससे एग्री नहीं करता। क्यों? अगर हम देखें तो हमारी बॉडी की जो इंजीनियरिंग हुई है विटामिन डी प्रोड्यूस करने के लिए, वो डेली बेसिस पे है, ना कि मंथली बेसिस पे। तो आपने 60,000 जिस दिन लिया, मान लीजिए उस दिन एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो बेकार गया। तो इसलिए आई प्रेफर कि भाई रोज 2000 यूनिट लिया। ये 60,000 यूनिट वाला जो फार्मूला है समहाउ डजंट गो विद माय लॉजिक। आदमी को मिलियंस ऑफ ईयर से सन डेली मिलता है। और अगर हम इसमें जाएं तो एक होता है सूर्य प्रणाम। सूर्य प्रणाम कैसे करते हैं? मतलब जितने वॉरियर्स होते थे, जितने लोग हेल्दी रहना चाहते हैं, वो सवेरे सूर्य प्रणाम करते हैं। सूर्य प्रणाम का बेसिक कंसेप्ट क्या है? आप नहाइए, बॉडी पर से सारी डर्ट हटाइए, एक मतलब छोटा सा कपड़ा पहनिए, और सूर्य के सामने फेस करते हुए कई मुद्राएं करनी पड़ती हैं। वो क्या है, वो क्यों क्यों ये कहा जाता था कि सूर्य प्रणाम जो है वो बड़ा एनर्जी देता है? एक्चुअली वो आप सवेरे सवेरे विटामिन डी बना लेते थे। जितने वॉरियर्स हैं वो सब विटामिन डी बना लेते थे सवेरे। उनको ये पता था बाय एविडेंस कि अगर हम सूर्य प्रणाम करेंगे तो हमें ताकत आ जाएगी। एक्चुअली दे वर जनरेटिंग विटामिन डी। और आजकल जो भी सूर्य प्रणाम करते हैं वो भी अभी भी विटामिन डी अपना खुद का जनरेट करते हैं, जो कि हमारे सिंथेटिक विटामिन डी से कहीं बेहतर है। तो अगर
कोई आप लोगों में से इंटरेस्टेड हो सूर्य प्रणाम करने में, सीख लीजिए, उसको प्रैक्टिस करिए, तो विटामिन डी फ्री में मिल जाएगा और टॉप क्वालिटी का मिलेगा, नहीं तो बाजार से खरीदिए। चौथी चीज है बोन के लिए वो एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, जैसे मैंने बताया कि अगर कोई एक साल लेट जाए तो बोन वीक हो जाती हैं, अगर कोई रोज एक्सरसाइज करता रहे तो उसकी बोन में रोज ब्लड जाएगा, रोज कैल्शियम जाएगा, रोज उसमें कुछ ना कुछ रिपेयर होता रहेगा। कितनी देर करनी है एक्सरसाइज? 1 घंटा मॉर्निंग में आप स्विमिंग करिए, वॉक करिए, रनिंग करिए, साइकिलिंग करिए, मतलब कोई भी लोडिंग एक्सरसाइज करिए, और करिए ओपन में मॉर्निंग में। डोंट डू इट इन ए रूम, जब तक जहां तक पॉसिबल है। क्यों? रूम में एयर सर्कुलेट करती है और ओपन में ऑक्सीजन मिलती है, वो एक्सरसाइज को ज्यादा बेनिफिशियल बना देती है। तो 1 घंटा एक्सरसाइज करनी होगी। तो ये 4 चीजें हमें अपनी बोन स्ट्रॉन्ग करने के लिए चाहिए। मैं फिर से रिपीट करूंगा, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी एंड एक्सरसाइज। अब कुछ ऐसे भी फैक्टर्स हैं जो बोन को वीक कर देते हैं। आपके पास बहुत बढ़िया बोन है, लेकिन अगर आपने कुछ कोताही कर ली, नहीं मतलब क्या कहते हैं कि अपने को संभाल के रखा, तो ये जो आपकी बोन में है कैल्शियम, ये जाया चला जाएगा, निकलता जाए। जैसे अगर आपकी डाइट पुअर है तो भी धीरे धीरे कैल्शियम जो है, क्योंकि बॉडी को तो 99% कैल्शियम बोन में होता है, तो वो जो मतलब कैल्शियम है बोन बॉडी को तो चाहिए चाहिए। अगर आपकी डाइट में कैल्शियम नहीं है तो वो बोन को खाली करता जाएगा। इसी तरह प्रेगनेंसी में जो भी बोन बच्चे में, जो भी कैल्शियम बच्चे में जाता है, वो बॉडी से ही जाता है। और ये नहीं है कि आपने दूध पिया वो सीधा बच्चे की बोन में चला गया ना, वो पहले मदर एब्जॉर्ब करेगी, फिर वो उसको मेटाबोलाइज करेगी, फिर वो उसको कैल्शियम फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगी, फिर वो उसको ब्लड से बच्चे तक पहुंचाएगी, तब जाकर के बच्चे की बोन में पहुंचेगा। तो अगर आप मतलब अपनी डाइट पुअर रखेंगे तो ग्रेजुअली आपकी बोन भी वीक हो जाएगी। दूसरा, जंक फूड। जंक फूड में सब कुछ होता है सिवाय ये प्रोटीन से ज्यादा और कैल्शियम और मिनरल्स के। तो वो अगर आप खाते रहेंगे, आपका पेट तो भरता रहेगा, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। तभी तो इसको जंक कहते हैं, जंक का मतलब कूड़ा। तो जंक फूड भी बोन्स वीक करता है। फिर तीसरी चीज कोला, ये जितने आते हैं, पेप्सी कोला, कोका कोला, इसमें ये मतलब लिम्का, ये सब, उसमें एक टैंग होता है। आप उसको क्यों लाइक करते हैं? देयर इज ए टेस्ट प्लस देयर इज ए टैंग। वो टैंग क्या है? देयर इज ए फास्फोरिक एसिड। वो तो ये जो कोला जब आप पीते हैं तो जो उसका फास्फोरिक एसिड है वो आपके डाइट के साथ गया, आपने दही खाई, सब कुछ खाया, साथ में एंड ऑफ दी लंच में आपने एक कोका कोला पी ली। अब वो फास्फोरिक एसिड जो उस कोका कोला में है वो आपके डाइट के साथ मिक्स हो गया। जो डाइट में अवेलेबल कैल्शियम था वो कैल्शियम फॉस्फेट में जो कन्वर्ट हो गया, जो मुश्किल से अब्जॉर्ब हो, वो बेकार गया। इसीलिए कोला जो है वो बोन्स को वीक करता है। और विटामिन डी डेफिशिएंसी हो तो भी बोन्स वीक हो जाएंगी। अगर आप टोबैको का यूज करेंगे तो भी बोन्स वीक हो जाएंगी। टोबैको कैल्शियम और विटामिन डी के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है। अल्कोहल भी कैल्शियम और को एब्जॉर्ब नहीं होने देता पूरी तरह से, विटामिन डी को भी वो डिस्टर्ब करता है। और ड्रग्स, ड्रग्स का मतलब है मेरा जो ये नशे वाली ड्रग्स हैं, और ड्रग्स का है जैसे कोई स्टेरॉइड्स हैं, ये भी बोन्स को वीक करती है। तो ये चीजें जो है हमारी अच्छी खासी बोन को खराब करने के लिए अवेलेबल है। याद रखिए, मैं फिर से कहता हूँ, क्या चीजें आपकी बोन को खराब करेंगी? पुअर डाइट, जंक फूड, कोला, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, विटामिन डी डेफिशिएंसी, और अल्कोहल, टोबैको और ड्रग्स।
आपको ये याद रहना चाहिए कि हमें ये चीजें जो है अवॉइड करनी है, ताकि जो हमने अच्छी खासी बोन हमारी बनी हुई है उसको चौपट ना हो जाए। अब मैं फिर से एक चीज रिपीट करूंगा कि 30 साल जो हमने एक मैजिक फिगर दी है, 30 साल तक आप 120% बोन जनरेट कर सकते हैं। हमने तो 100 कही थी। जो लोग केयरफुल होते हैं, जो लोग अपनी डाइट एक्सरसाइज सब में होते हैं, उनकी बोन स्ट्रेंथ 120 तक पहुंच जाती है। ये एक खासियत है बोन की। तो अगर आप 120% है 30 साल पर, तो आप जब 70 साल के होंगे, आप उसमें से 30% निकाल दीजिए, तो भी आप 80% बोन पे तो काम करेंगे। और अगर आपकी बोन्स वीक है एज पे, तो फ्रैक्चर्स के चांसेस बहुत हैं। और कॉमन फ्रैक्चर्स कौन से होते हैं? हिप के होते हैं और रिस्ट के होते हैं। दीज आर द कॉमन फ्रैक्चर्स जो ये हमें इंडिकेट करते हैं कि इनकी बोन्स वीक है। और सबसे एक खराब चीज हिप फ्रैक्चर की है। 70-80 साल पे अगर हिप फ्रैक्चर हो जाए तो 5% लोग एक साल में दे डाई बिकॉज ऑफ, नॉट बिकॉज ऑफ फ्रैक्चर, दे डाई ऑफ अदर रिलेटेड डिसऑर्डर। तो ये एक जो ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर होता है हिप का, ये एक डेंजरस फ्रैक्चर टू द लाइफ भी है। तो मेरा ख्याल है कि हमने आपको काफी फैक्ट्स भी दे दिए हैं। हमने आपको आपकी जन्म पत्री भी बोन की बना दी है कि 70 साल पे आपकी बोन्स की जन्म पत्री क्या होगी। है, ग्रह तो आपने घुमाने हैं, है कि कितने ग्रह घुमाने हैं। और मैं तो यही कहूँगा, रोज एक्सरसाइज करिए, हेल्दी खाना खाइए, 1 लीटर मिनिमम दूध लीजिए, क्योंकि चाहे आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन है, दूध तो ले ही सकते हैं। अगर अंडे नहीं खा सकते, मीट नहीं खा सकते, दूध तो आप 1 लीटर ले ही सकते हैं। और रोज सूर्य की को नमस्कार करने की कोशिश करिए, नहीं है तो उसको एक्सपोज हो जाइए। और अपने बोन्स को हेल्दी रखिए। अगर आपकी बोन्स हेल्दी होंगी, तो वो मैंने जो आपको फिगर दिखाई है, आप उस फिगर पे, मैं वो फिगर फिर दिखा रहा हूँ कि आप उस फिगर पे मत पहुंचिएगा। और क्योंकि एक बार पहुंच गए तो वापस नहीं आएंगे। सो to keep bones healthy, only one food, and that is milk and milk products, not the processed milk, the natural milk. Any questions? Especially the bio students. So there's a child who has a student. Gautam, just ask the child to speak, please. Siddharth, you can unmute it. Good morning. सर, जब बोन की डेग्रेडेशन शुरू होती है तो वो पहले बाहर से होती है कि अंदर से? ये बेटे जो होती है ये ओवरऑल होती है। इट इज नॉट आउट और इन। दिस इज ए, बिकॉज द बोन की जो टर्नओवर होती है ना, वो होल बोन की होती है, होल बोन की टर्नओवर होती है। तो वो बाहर भीतर का कोई इसमें सवाल नहीं उठता। जो भी बोन के सेल की डेथ होती जाती है वो रिप्लेस होते जाते हैं। तो ना बाहर से होती है ना भीतर से, टोटल बोन होती है। तो जब बोन ऑस्टियोपोरोटिक होती है तो टोटल बोन होती है, एक पोर्शन नहीं होता। आज तो हमने टाइम मेंटेन किया, आपको मौका नहीं दिया। No, not at all, sir. Not at all. Who's the next one? Gautam, just call out the names. Yeah. Just unmute yourself and speak. Bipin sir is there, ma'am. So I think sir. Okay, yeah. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning, Dr. Saab. Can you hear me? Oh, sure. I can recognize your voice. Let me congratulate you for talk that you've given. Make out from the topic that you had selected that it would be very, very useful, very relevant to the children, and all the children have enjoyed it. And indeed, what I told, in fact, I've learned so many new things.
Not that I have been in the company of doctors and in your company so much that I know a little bit of the medical stuff. But today was a very enlightening talk. And Bhupinder, probably we could provide a link on the website. So any Yes, sir. parent also who wants to access this very useful talk, probably they could do that. So, yeah, we are doing that after this. After this entire session's finished, sir, we are going to crop the videos and share it on the website, sir. Yeah, that's And the because I school think FB this was the also. this was the most relevant topic. And Yes, of sir. course, the students, they know that calcium also adds to your intelligence. So this should help you in your board exams. So I hope you take care of your calcium levels and stuff. So Dr. Sir, thank you very much. Please carry on. मैंने तो ये टॉपिक इसलिए चुना था यंग लोगों के लिए because they are my future, they are the future, and future is always see exciting and very very pleasant. तो मैंने कहा कि let me इन लोगों को मैं बुढ़ा नहीं होने दूं, मतलब बुढ़े का मतलब बोन्स को बुढ़ा ना होने दूं. Right. Very relevant. Very good. अब कभी भी अगर हमारे किसी और टॉपिक में जरूरत हो तो मुझे बताइएगा. Sure, sir. Sure. We will, sir. We will, sir. Any other child? Yes, Neha wants to ask a question. मैं आपको बता दूं, एक जो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है, जो मेरे पास काफी आते हैं बोन्स में, हम मेरे पास obese children with different problems. That is something very very disturbing to me. कि ये obesity in children is a great disturbance. ये सिर्फ हमको नहीं तंग करते, ये बाद में जाके कार्डियोलॉजिस्ट को भी तंग करना है इन्होंने, इन ओबीज बच्चों ने. बाद में जाके इन्होंने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को भी तंग करना है डायबिटीज होकर के. फिर एक मेडिसिन वाले के पास भी जाएंगे ब्लड प्रेशर लेकर के. अभी तो देखने में बड़े गोलमोल अच्छे लगते हैं. Yes, Neha. Sir, good morning, sir. This is Neha this side. Sir, what is your take on plant-based substitute for milk, like almond and coconut milk? देखिए, there is no substitute to the human milk. The perfect milk on this earth is a human milk, and out of that, the human milk is the best, which the newborn gets it. Milk is the thing. इसका अभी तक हमारे पास कोई substitute नहीं है. We can say that you can go to the next milk, and that is the soya milk, almond milk. These are all recent things. Soya milk is the thing. But if you cannot tolerate milk, you have other options. आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं. आप देखिए, आप मिल्क क्यों नहीं टॉलरेट कर पाते? पंजाब में 60% लोगों में लैक्टोज, एक एंजाइम होता है जो कि मिल्क के लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है. वो एंजाइम जो है वो 60% पंजाबियों में कम है, और वो एज के साथ वो डेफिशिएंसी बढ़ती जाती है. इसीलिए मिल्क टॉलरेट नहीं होता. ये लैक्टोज इंटॉलरेंस है, ट्रू मिल्क इंटॉलरेंस नहीं है. तो आप दही ट्राई कर सकते हैं, आप चीज ट्राई कर सकते हैं. पनीर नहीं, पनीर को मैं थोड़ा सा डाउनग्रेड करता हूं, क्योंकि जब आप पनीर बनाते हैं तो जो उसका पानी होता है उसमें सॉल्युबल प्रोटीन्स और मिनरल्स सब निकल जाते हैं, या कोई और यूज करता है, आपके पल्ले नहीं पड़ता. तो चीज जब बनता है तो उसमें सिर्फ पानी निकाला जाता है, बाकी सब चीज मिल्क की रिटेन हो जाती है. एंड इट इज यू कैन यूज, और चीज में ये लैक्टोज कम हो जाता है, तो ये इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है, टॉलरेट होता है. जो लोग मिल्क नहीं टॉलरेट कर सकते, एक्चुअली उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है मेजॉरिटी में. ट्रू मिल्क इंटॉलरेंस बहुत कम है, तो वो लैक्टोज को हटा लीजिए. लैक्टोज फ्री मिल्क भी आता है, पर इससे कभी आता है कभी नहीं आता है. इट्स कॉस्टली एज कंपेयर्ड टू द नॉर्मल मिल्क. सो you can try curd, yogurt, cheese, so many things are there. Thank you, sir. Thank you. Yuktam wants to say something. Yuktam, you can unmute, bete. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Sir, as we are told and as we all know that amount of protein present in Indian diets is very less. So is adding whey protein or like plant-based proteins, powders, a good choice? Okay, one thing I tell you, remember one thing, that
any protein which is processed loses its quality. There is nothing to beat the natural protein. तो ये वे प्रोटीन है, ये प्रोसेस्ड है, आपको पाउडर आते हैं, ये प्रोसेस्ड है. अरे आपकी किस्मत इतनी खराब होना है कि आप दूध ना पी सकें और वे प्रोटीन की तरफ भागे, पाउडर्स की तरफ भागे. अरे दूध पीजिए 1 लीटर रोज, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर से यूज होता आ रहा है. जब से गाय भैंस को डोमेस्टिकेट किया गया है, वो दूध के लिए डोमेस्टिकेट किया गया है मेनली. Why you want to go for a processed food? I am very much against the processed food. क्यों? एक तो वो प्रोसेस करने में नेचर बदल जाती है, और दूसरा क्या होता है कि जब प्रोसेस करते हैं तो उसको प्रिजर्व करना पड़ता है और उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं, उसको अल्टर करते हैं. क्या हम क्यों ये सब बेकार चीज लें जब हमें. आपने कहीं अगर नॉर्थ पोल पे जा रहे हैं और 3 महीने का खाना इकट्ठा लेके जा रहे हैं तो ठीक है, आप प्रोसेस फूड लेके जाइए. आप स्पेस में जा रहे हैं तो प्रोसेस फूड लेके जाइए. अरे जब इस दुनिया में है, अर्थ पे है, तो व्हाई नॉट यूज नेचुरल फूड. Geet, unmute yourself and speak better. Good morning, sir. Sir, I wanted to ask what causes bone cancer and which people are more prone to bone cancer? देखिए, what is the cancer? Have you know what is the cancer? Cancer is, see, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि क्या होता है. आपकी उंगली कटती है, वो एक लेवल तक जाके जुड़ के वो प्रोसेस रुक जाता है. मतलब फ्लैश बनता है, लेकिन जैसे ही वो जुड़ जाता है वो प्रोसेस रुक जाता है. ये एक डीएनए में कोडेड होता है. तो अगर ये डीएनए का जो है कोडिंग डिस्टर्ब हो जाए तो वही फ्लैश बड़ा होने लगता है. उसको हम लोग, मतलब ये बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है, तो बड़ा होने लगता है, वो बॉडी के कंट्रोल में नहीं रहता, उसको हम कैंसर कहते हैं. Now this proliferation जो होती है बिना किसी रेगुलेशन के, इसको कैंसर कहते हैं. मतलब आपके मतलब बोन में भी जब कभी ये बोन के सेल्स एक लेवल तक बढ़ते हैं फिर रुक जाते हैं, बॉडी उसमें डीएनए क्लॉक की वजह से रुक जाते हैं. जब वो क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है, वो बॉडी का कहना नहीं मानती, तो बोन सेल्स ग्रो होने लगते हैं. और वो ग्रो होने लगते हैं, सारा न्यूट्रिशन बॉडी का लेने लग जाते हैं, और उसको फिर वो बोन बड़ी हो जाती है, डिस्ट्रॉय होने लगती है, उसको हम फिर कहते हैं बोन कैंसर हो गया. तो बोन की कोई भी कैंसर जो है वो आप ये समझ लीजिए कि आपके सेल की जो हेल्दी सेल का जो डीएनए है वो मतलब आपके कंट्रोल में नहीं रहा, वो बेलगाम घोड़ा हो जाए. बड़ी सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कि जब ये सेल्स बेलगाम हो जाते हैं तो वो अपना कहीं इधर उधर दौड़ते भागते फिरते रहते हैं, बड़े होने लगते हैं. Thank you, sir. So how can we keep our DNA healthy? Like you say, the DNA changes is unhealthy, and therefore the entire thing changes. See, in the last lecture I said that in 2017 the Nobel Prize was given only on this. How to maintain how the body maintains the DNA. हमारा जब हम पैदा होते हैं तो एक क्लॉक होती है, डीएनए क्लॉक बन जाती है बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, जो कि टिक करती रहती है. और ये एज के साथ ये डीएनए क्लॉक डिस्टर्ब होती है और उसको एजिंग कहते हैं. वो एक क्लॉक होती है जिसको एजिंग क्लॉक कहते हैं. अभी भी बहुत वर्क हो रहा है कि क्या चीज इसको एक्सीलरेट करती है, क्या चीज इसको रोकती है. बड़ी सारी थ्योरीज है, बड़े सारे इसमें है. तो ये डीएनए जो रिपेयर होता है, हमारा जो डीएनए हमारा रिपेयर होता है वो होता है व्हेन यू स्लीप बिटवीन सनसेट टू सनराइज. दिस वाज देयर. वो जो कैर्केडियन साइकिल को जब आप हेल्दी रखते हैं तो डीएनए भी हेल्दी रहता है. सारा उन्होंने ये दिखाया कि दिस मे बी ए की for diabetes, this may be key for blood pressure, this may be key for cancer, this can be key for other degenerative disorder. So sleep is becoming a very, very important part of our life. Very, very important. वो भी sleep which is regulated by sunset and sunrise.
जो बच्चे इंटरेस्टेड हों वो अपना देखे कि व्हाट इज दिस साइकिल और ये कैसे ये बॉडी अफेक्ट करती है। बहुत लिटरेचर हो रहा है अब इस पे, बिकॉज all animals and the birds, they are regulated not by the human being, they are being regulated by the sun, and the sun is the energy giver. तभी तो वो सूर्य सारे जो है उसमें सूर्य प्रणाम इज द बेस्ट जो सवेरे सवेरे किया जाता है। सन गिव्स द मैक्सिमम एनर्जी। सन ना हो तो हमारी अर्थ तो खत्म ही हो जाए। तो सनसेट एंड सनराइज इज द बेस्ट, इज द मेन थिंग। Randika, you have a question? Please unmute yourself. Yes, good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, I wanted to ask you that can our genetics predispose us to osteoporosis and low bone densities? किसी हद तक देखिए, जैसे मैं आपको एक बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में डायबिटीज बढ़ रही है, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, टीवी पे देखा होगा। Yes, sir. क्या है वो, क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमारे इंडियंस में कुछ डिफेक्टिव जीन्स हैं जो कि जब अनरूल्ड हो जाते हैं, जब उन पे कोई कंट्रोल नहीं रहता, तो वो डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो पेशेंट को डायबिटीज हो जाती है, जिसमें मोटापा है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, पुअर डाइट है, अनहेल्दी डाइट है। इसी तरह ये जो ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपीनिया है, इसके भी जीन्स हमारी बॉडी में है, होते हैं। देखा गया है कि मदर्स अगर ऑस्टियोपोरोटिक है तो द डॉटर एंड द सन आर लाइकली टू डेवलप ऑस्टियोपोरोसिस, अगर वो उसको रोके नहीं, अगर वो 3 चीजों का ख्याल रखे तो ये ऑस्टियोपोरोसिस डिले हो जाएगी या नहीं भी होगी। तो जीन्स को तो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक तो नहीं कर सकते। अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं आई कि हम जीन्स को ठीक कर लें, हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। Thank you, sir. Kabir Jain. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, my question to you is that why do elder people, especially like my grandparents, they get severe knee pains first, like severe knee pains? Severe knee pains. नहीं, आई कुड अंडरस्टैंड, सॉरी। हिंदी में कह दो कुछ जरा। सर मतलब नी के अंदर दर्द होती है। अच्छा, नी में पेन। देखो, नी भी तो बोन का ही हिस्सा है। मैंने बताया था ना, बोन के फंक्शन में एक मोबिलिटी है। वो मोबिलिटी किससे आती है? बोन एंड पे। अगर हमारी बोन्स वीक है तो वो वेट नहीं लेती पूरा, वो वियर एंड टियर जल्दी हो जाता है उसको। तो वियर एंड टियर जल्दी हो जाता है तो जल्दी उनके, और सबसे जो बॉडी में सबसे बड़ा जो जॉइंट जिसपे सबसे ज्यादा वियर एंड टियर होता है, सबसे ज्यादा इंडियंस में जो जॉइंट सबसे ज्यादा यूज होता है, हम लोग बैठते हैं क्रॉस लेग बैठते हैं, नीचे बैठते हैं, वो नी है। इसीलिए नी जो है वो इंडियंस में जल्दी इन्वॉल्व होता है। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 80 साल तक उनके नी फर्स्ट क्लास है। मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 40-45 साल में मेरे पास आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो अब नीचे नहीं बैठा जा रहा, ये तो पौड़ियां भी चढ़ने में दर्द हो रहा है, अब तो पता नहीं क्या हो गया मेरे घोटों को। तो ये जो है ना, जो लोग अपनी बोन स्ट्रांग नहीं रखेंगे वो फिर, हम तो खैर नहीं होंगे, लेकिन आज से 20-25 साल बाद जो लोग बोन आप लोगों से बोन स्ट्रांग नहीं रखेगा वो तो निपटेगा फिर। तो अभी से मतलब वेकअप, आई टेक दिस लेक्चर एज ए वेकअप लेक्चर, वेकअप कॉल। Chirag. Yes, sir. You are raised your hand, bete. Yes, I want to ask a question. Yeah, please. हाँ जी, पूछिए। To ask that how much hours we should sleep. हाँ जी। Sir, how much hours we should sleep? How much hours we should sleep? 8 hours, minimum 8 hours between sunset and sunrise. That means देखो, सनराइज आज के डेट में सवेरे 5:45 बजे करीब हो जाता है। मतलब आपको दिखता नहीं है, लेकिन हॉरिजन पे तो आ ही जाता है 5:30-6 के बीच में।
That is the time you should get up. जिसको हम लोग कहते हैं ब्रह्म मतलब ब्रह्म मुहूर्त या ब्रह्म काल. That is the best part of the day. Sir. Hmm. Sir, I sleep mostly 5 to 6 hours in a day. Sir, is it good? क्या चीज? Sir, I sleep 5 to 6 hours in a day. In a day, 5 to 6 hours, but is not very healthy. The healthy hours are 8 hours. वो भी सनसेट और सनराइज के बीच में. ये नहीं कि आप रात में 4 घंटे सोए और बोले कि 4 घंटे में दोपहर में सो लूंगा तो मेरे 8 घंटे हो गए. ये मैथमेटिक्स बॉडी नहीं समझती. ये आप समझते हैं, पर योर बॉडी डजंट सी अंडरस्टैंड दिस मैथमेटिक्स. वो तो यही कहेगी कि 4 घंटे सोए हैं. आपने कभी देखा है चिड़िया को? मैं चिड़ियों का बहुत एग्जांपल देता हूँ कि वो जो है रात में जागते रहते हैं. मतलब उधर एक मैरिज पैलेस में और सवेरे वो अपने पेड़ पे आके सो जाती है. रात में आपके साथ डांस करती हैं और सवेरे वो सोती रहती है. कभी नहीं. वो तो रात को अपने नेस्ट में सो ही जाएंगी और सवेरे वो उठ ही जाएंगी चाहे आप सो रहे हो. दे आर फॉलोइंग दी सन साइकिल. सर पर प्रॉब्लम ये है कि सर काम इतना होता है सर, तो सोया नहीं पाता रात को टाइम पे. काम इतना होता है. यस सर. मैंने भी अपनी जिंदगी में 11वीं पास करी है, फिर 12वीं करी है, फिर MBBS किया है, फिर MS किया है और फिर उसके बाद अपनी लाइफ में राइज किया है. हमने एक ही चीज वायलेट नहीं करी कि आई यूज्ड टू स्लीप 8 hours and get up early in the morning. क्योंकि मॉर्निंग आवर्स में जो प्रोडक्शन होती है आपकी, मतलब इंटेलिजेंट प्रोडक्शन जिसे कह सकते हैं, एजुकेशनल प्रोडक्शन जो है आपकी, और ये सब सवेरे होता है, रात को नहीं होता. अभी तक तो ओके सर, थैंक यू. तो इसलिए जो है ये मत कहिए कि टाइम नहीं होता. अगर टाइम नहीं होता तो मैं तो फिर जो है ये इस स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाता. टाइम तो सबके पास है. ओनली थिंग इज यू हैव टू नो कि विच इज द बेस्ट टाइम फॉर व्हाट. यू शुड नो विच इज द बेस्ट टाइम फॉर व्हाट. आप लोगों का पिटारा खत्म हो गया क्वेश्चन का? क्वेश्चन का पिटारा खाली हो गया. स्टूडेंट तो वो होते हैं जिनका पिटारा भरा होता है, खाली नहीं होता उनका पिटारा. पिटारा तो खाली होता है टीचर का, कि वो कभी कभी इतने क्वेश्चन होते हैं कि वो फेस नहीं कर पाते. Any other questions, children? So on this note, if we have no other questions, I would like to thank Dr. Ahuja for being with us. Thank you so much, sir. Yes. It's such a pleasure to hear to you always. And it's a quick reminder to myself that I need to take care of myself. I may be doing other stuff, but if I don't take care of myself, I mean, no one is going to do so. So thank you for the wake-up call, as always. And wonderful session, sir. Both your sessions have been so amazing. And I think if children, you learn this early, that you need to take care of your own self, you would be doing far well in your academics and co-curricular sports activities. So thank you, sir. Thank you so much for being with us. I want to ask you one question. Yes, sir. Your assessment. Yeah. The lectures to this level of the students in English is better or in Hindi is better? So I think you should use a mix of both, sir. Mix of both.